हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा आर्थिक राष्ट्रवाद को लेकर कि आखिर में आर्थिक राष्ट्रवाद क्या था। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवाद क्या चीज़ थी। तो बात कर रहे हैं हम आर्थिक राष्ट्रवाद की। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद को लेकर बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के तहत इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे एक हमारा होगा होम रूल आंदोलन। ठीक है, कौन सा होगा? होम रूल आंदोलन। और एक आंदोलन जो होगा वो होगा हमारा स्वदेशी आंदोलन। तो दो आंदोलन इस आर्थिक राष्ट्रवाद को लेकर आएंगे, लेकिन इन आंदोलनों को लेने से पहले हमें आर्थिक राष्ट्रवाद की जो रूपरेखा उस समय बनी थी उसको समझना जरूरी है कि आखिर आर्थिक राष्ट्रवाद, देखिए आर्थिक राष्ट्रवाद से मतलब है कि उस समय उस दरमियान जब अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति जो नीतियां हैं उनमें दमनकारी और शोषणकारी नीतियों को भी शामिल कर लिया, उसके अलावा उसने विभाजनकारी नीतियों को भी शामिल कर लिया, तब आर्थिक राष्ट्रवाद जो है वो भी क्या होता है, उठ खड़ा होता है। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि अंग्रेज जो थे वो लगातार अपनी दमनकारी नीतियां अपना रहे थे। उससे पहले जो भारतीय राजनीति है उसमें एकीकरण देखने को नहीं मिल रहा था, व्यापारी वर्ग का सहयोग देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उस समय ये चीज़ें देखने को मिली, यानी कि जो व्यापारी वर्ग था वो भी अब अंग्रेजों की खिलाफत करने लग गया, क्योंकि उसे व्यापार में इतना ज़्यादा घाटा होने लगा जिसकी उसने कल्पना भी पहले नहीं की थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्थिक राष्ट्रवाद। तो आर्थिक राष्ट्रवाद में आपको लिखना है केवल आपको क्या है समझना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आपको वहां से आराम से क्लियरिफिकेशन कर लेना है। तो इस दौरान भारतीय वर्ग का वह आंदोलन खड़ा हुआ जो पिछले 75 वर्षों से नरम पड़ा था। ठीक है, भारतीय व्यापारी वर्ग भी अब उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं था, इसमें कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा वर्ग, मजदूर वर्ग से जुड़े हुए लोग भी इस आंदोलन के हिस्सा थे।
इस आंदोलन के हिस्सा थे। यानी कि ये जो आंदोलन है, मैंने आपको बताया एक प्रकार से पूरे वर्ग से क्या था, संबंधित था। इसमें प्रत्येक जो वर्ग है वो क्या था, शामिल था। कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, प्रत्येक प्रकार का वर्ग इसमें शामिल था। ठीक है। और व्यापारी जो है वो इसलिए शामिल था क्योंकि वो अपनी आर्थिक हानि स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आर्थिक हानि व्यापारी वर्ग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो व्यापारी वर्ग जो है वो आर्थिक हानि स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इस कारण से वो भी क्या हो गया, इसका हिस्सा बन गया। अब ऐसा क्या हुआ कि एक साथ उठ खड़ा हुआ, तो उसके पीछे था बंगाल विभाजन। ठीक है। क्या था इसके पीछे, सबसे बड़ा कारण था बंगाल विभाजन। चलिए, तो आपको देखना है, क्या देखना है, बंगाल विभाजन देखना है। ठीक है। बंगाल विभाजन, तो आप लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी बंगाल विभाजन को लेकर, और पूरे भारत में एक प्रकार से हड़तालों का दौर रहा था। लेकिन ये तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिर बंगाल का विभाजन किया गया तो क्यों किया गया। ठीक है। इसके पीछे लॉजिक था कि बंगाल में उस समय 7 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या थी और प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का केंद्र था। अंग्रेज इस राजनीतिक घटना के केंद्र को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए इस बंगाल विभाजन की घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य एक मजबूत राजनीतिक इकाई को समाप्त करना था। उस समय इसकी जनसंख्या जनसंख्या 7 करोड़ 50 लाख थी। ठीक है। 7 करोड़ 50 लाख थी। बंटवारे के द्वारा अंग्रेज इसकी राजनीतिक शक्ति का विभाजन करना चाहते थे। राजनीतिक शक्ति का विभाजन करना चाहते थे। राजनीतिक शक्ति का क्या करना चाहते थे, तो राजनीतिक शक्ति का विभाजन ये करना चाहते थे। ठीक है। अब होता क्या है कि दिसंबर 1930 को
इस बात का पता चल गया था। दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की सूचना मिल गई। ठीक है, हुआ नहीं, केवल सूचना मिली। बंगाल विभाजन की सूचना मिल गई। जिस कारण से बंगाल में राजनीतिक हड़तालें होने लगीं, जिससे बंगाल में राजनीतिक हड़तालें होने लगीं। तथा लोगों के द्वारा इसका भारी विरोध किया गया। लोगों के द्वारा इसका भारी विरोध किया गया, लेकिन इस विरोध से कोई मतलब नहीं निकला और 7 अगस्त 1905 को 7, ये डेट आपको याद रखनी है, कौन सी? 7 अगस्त 1905। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा की गई। क्या की गई? बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा की गई। कब की गई? 7 अगस्त 1905 को की गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। देखिए, घोषणा प्रभावी 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी? विधिवत घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था? ये प्रभावी हो गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया। क्या हो गया? प्रभावी हो गया। कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। 7 अगस्त 1905 को विधिवत घोषणा की गई थी। 1903 में इसके बारे में सूचना पता चल गई थी। 3 तिथियां हैं जो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए मिटाएं इसको। अब होता क्या है कि बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाने के बाद भी, प्रभावी हो जाने के बाद भी लोगों ने इसका विरोध करना नहीं छोड़ा और लोगों के द्वारा कहा गया कि अंग्रेज भले ही कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन बंगाल की जनता जो है वो अलग अलग नहीं होगी, उनके अंदर प्यार प्रेम की भावना बनी रहेगी और अंग्रेज जो हैं वो अपने उद्देश्यों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो हड़तालें होने लगी, ठीक है, उसके बाद जो हड़तालें होने लगी, इससे क्या हुआ? उन हड़तालों के कारण बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय लोगों के द्वारा विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, विदेशी सामानों का
बहिष्कार किया गया। इससे अंग्रेजी सामान या विदेशी सामान, अंग्रेजी सामान की बिक्री दर 5 से 15% तक कम हो गई। 5 से 15% तक कम हो गई। कितनी कम हो गई? तो 5 से 15% तक कम हो गई। राजनीतिक भाषणबाजी, सभाएं, रैलियां आयोजित की गईं। और 16 अक्टूबर के दिन को 16 अक्टूबर के दिन को काले दिन के रूप में मनाया गया। काले दिन के रूप में मनाया गया। तो जो 16 अक्टूबर का दिन है उसको किस रूप में मनाया गया? काले दिन के रूप में मनाया गया। इस दिन लोगों ने व्रत रखे, उपवास रखे, पूजा पाठ की, मौन रैलियां निकाली, विरोध किया, अंग्रेजी शासन का विरोध किया, मूर्तियां जलाई, बहिष्कार किया सामान का। तो ऐसे करके 16 अक्टूबर के दिन को काले दिन के रूप में बनाया गया। ठीक है, किस दिन के रूप में मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को काले दिन के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो क्या हो गया? प्रभावी हो गया था। बात समझ में आई आप लोगों के? उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियों का क्या किया जाने लगा? आयोजन किया जाने लगा। बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भाषणबाजी की जाने लगी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा सभाओं का क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं इनके द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। उस समय 1905 के दौरान, उस समय आनंद बोस की जो रैली थी इसमें 50,000 लोग आए। कितने लोग आए? 50,000 लोग आए। और इनकी जो रैली थी इसमें 75,000 लोग आए। ठीक है, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने लोग किसी रैली में आए हों। ठीक है, पहली बार किसी राष्ट्रीय ध्वज के नीचे इतने ज़्यादा लोग जो है वो किसी उद्देश्य के लिए आए हों, आज़ादी के लिए आए हों। तो ये सबसे दोनों पहली रैलियाँ थी। एक आनंद बोस के नेतृत्व में हुई थी, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। इसमें 50,000 लोग आए थे, इसमें 75,000 लोग आए थे। ठीक है, लोगों के द्वारा विरोध किया गया, कार्डों पर सिग्नेचर कर करके गवर्नर जनरल के पास भेजे गए। ठीक है, तो विरोध प्रदर्शन बड़ा तगड़ा हुआ था, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन से अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं लाया, अपनी जो रणनीति थी उसमें कुछ बदलाव नहीं किए। तो इससे जो भारतीय लोग थे उनको एक प्रकार से निराशा ही हाथ लगी। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब देखिए होता क्या है। मिटाएं इसको। गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो कभी उदारवादी नेता रहे, जो उदारवादी नेता थे, उनके द्वारा भी स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का क्या किया गया? समर्थन किया गया। ठीक है, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में किस चीज़ का सपोर्ट किया गया? तो किस चीज़ का सपोर्ट किया गया था? स्वदेशी का सपोर्ट किया गया। ठीक है,
तो ये बात याद रखना है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ था? दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में। तो ये इसमें बताया गया कि ब्रिटेन के शासन को असफल बनाने के लिए अब जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज की जाएंगी और आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बात जो है किसके द्वारा बोली गई? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ये बात बोली गई। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन को लेकर ही 1907 में स्वदेशी आंदोलन को लेकर उदारवादी एवं उग्रवादियों में विवाद हो गया, ठीक है। क्या हो गया? विवाद हो गया और कांग्रेस दो भागों में बट गई। दो भागों में बट गई। कौन कौन से? एक तो नरम दल में विभाजित हो गई और दूसरा गरम दल में विभाजित हो गई। नरम दल जो था उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन कौन? उसका नेतृत्व कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग, ठीक है। और जो गरम दल था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो गरम दल और नरम दल जो है वो किस में आ जाता है? अस्तित्व में आ जाता है। बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए अब देखिए, उसके बाद स्वावलंबन का नारा दिया जाता है। किसका? स्वावलंबन बनिए, ठीक है। अपनी चीजों का क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए। स्वावलंबन। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि जो प्रत्येक भारतीय है वो घरेलू चीज़ों इस्तेमाल करेगा, अपने काम स्वयं करेगा, विदेशी शासन पर निर्भर नहीं होएगा। जो खलासी हैं, मजदूर हैं, वो अंग्रेज़ों के साथ काम नहीं करेंगे। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, केवल भारतीय आंदोलनों को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी बातें जो हैं वो जनमानस में क्या की जाने लगी? प्रचारित की जाने लगी। बहुत सारे पर्चे बांटे गए, ठीक है। उसमें बताया गया कि किस प्रकार एक भारतीय शासन और विदेशी शासन जो है वो अलग अलग हैं। अंग्रेज जो हैं वो भारत को लूटना चाहते हैं। तो ऐसे बड़ी मात्रा में पर्चे जो हैं वो क्या किए गए? बांटे गए। लोगों को जागरूक करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार एक रूपरेखा तैयार हो जाती है, एक माहौल बन जाता है देश के अंदर अंग्रेजों के विरोध में। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? आर्थिक राष्ट्रवाद नाम दिया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ग जो था वो प्रत्येक तरह से जुड़ने को तैयार था। वो व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, शिक्षक वर्ग हो। तो वो आर्थिक कारण क्या किए? ब्रिटेन की सत्ता के विरुद्ध में उत्पन्न कर दिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो हम अब पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, दो पॉइंट हैं आपके इसमें। एक है आपका होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट और तिलक साहब का, और दूसरा है स्वदेशी आंदोलन। ये बहुत सरल है वैसे, स्वदेशी आंदोलन। तो कल जो है हम इन दोनों को कराएंगे, होम रूल आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को। आपको पिछले 25 मिनट के अंदर ये जो मैंने आर्थिक वातावरण तुमको बताया है, जो माहौल बताया है, जो बंगाल विभाजन बताया है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।